Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about land revenue system of Britishers. One of the most important topic from modern history. मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपका प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर दोनों के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं. जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं थे उससे पहले जितनी भी लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी वो किसकी फिक्स की हुई थी? मुगल एम्पायर की. मुगल एम्पायर ने लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड काफी पॉलिसीज इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी जिन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. बट ब्रिटिशर्स को उन पॉलिसीज से प्रॉब्लम थी बिकॉज उनको कोई खास बेनिफिट उन पॉलिसीज से नहीं हो रहा था. इसलिए उन्होंने अपनी कुछ लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया. नंबर 1 परमानेंट सेटलमेंट, नंबर 2 रायतवारी सेटलमेंट एंड नंबर 3 महलवारी सेटलमेंट. अब इन तीनों सेटलमेंट की प्रॉब्लम ये थी कि तीनों सेटलमेंट से पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा सफर किया, एक लेवल अप सफर किया, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक लेवल अप बढ़ चुकी थी बिकॉज उनके पास खुद के खाने के पैसे तक भी नहीं बचे थे और वो डेप्ट के अंदर भी बिल्कुल जा चुके थे. और ये एक वन ऑफ द रीजन था किसका? आपके 1857 के रिवोल्ट होने का. क्यों पीजेंट्स ने भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया? बिकॉज ऑफ इन तीनों सेटलमेंट की वजह से उनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी. अब हम वन बाय वन तीनों सेटलमेंट्स को डिस्कस करेंगे. तीनों ही सेटलमेंट अलग अलग एरिया के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस की, और बट इम्पैक्ट जो था तीनों का सेम था कि तीनों में सफर किसको करना पड़ा? इंडियंस को, पीजेंट्स को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा. लेट्स स्टार्ट. परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कब की गई? 1793. आपको ईयर भी याद रखना है. किसने इंट्रोड्यूस की ये भी याद रखना है. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की. प्लान किसने की थी? जॉन शोरे ने प्लान की थी. कौन से एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई? बंगाल और बिहार के एरिया में इंट्रोड्यूस की गई. बाद में इसको एक्सटेंड कहां तक किया गया? उड़ीसा, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास और डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया. अब इस सेटलमेंट में था क्या? इसमें बेसिकली ये था कि जो टैक्स था, जो रिवेन्यू था, वो आपका फिक्स था. अब वो फिक्स था कि डजेंट मैटर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कल्टीवेशन कितनी हो रही है, रिवेन्यू आपको जो देना है वो देना है. अब मान लो किसी साल ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, बारिश नहीं हुई. उस टाइम पर तो इरिगेशन भी एक लेवल अप डेवलप नहीं था. बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से फसल नहीं हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हुई, तो भी पीजेंट्स ऐसा नहीं है, पर उनको रिवेन्यू कितना देना है? जितना देना है उतना देना ही है. अब फिर भी ब्रिटिशर्स को बाद में जाकर इस सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्यों हुई? बिकॉज अगर किसी साल बारिश नहीं हो रही, उस साल तो उनको फायदा हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनको तो उनका रिवेन्यू उतना ही मिल रहा है. लेकिन अब सपोज किसी साल बारिश ज्यादा है या किसी भी रीजन से क्रॉप कल्टीवेशन ज्यादा हो गई, अब उस केस में भी रिवेन्यू क्या है? फिक्स है. इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी साल अगर क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो. ये था इस सेटलमेंट के अंदर. दूसरी चेंजमेंट क्या था कि इस सेटलमेंट से पहले जमींदार्स का सिर्फ इतना रोल होता था कि वो एक नॉर्मली फार्मर से, पीजेंट से टैक्स को कलेक्ट करेंगे और आगे जाकर रूलर को सबमिट कर देंगे. बट परमानेंट सेटलमेंट से चेंजमेंट ये आया कि एक जमींदार क्लास ही अलग से डेवलप होगी, कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स के अंडर लैंड को डिवाइडेड किया. अब काम पीजेंट करेंगे, पीजेंट किसको रिपोर्ट करेंगे? जमींदार्स को रिपोर्ट करेंगे, जमींदार आगे रिपोर्ट करेंगे. अब रिवेन्यू के टाइम पीरियड के अंदर अगर रिवेन्यू टाइम से नहीं मिला ब्रिटिशर्स को, तो वो पीजेंट को डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, वो किससे कांटेक्ट करेंगे? जमींदार से कांटेक्ट करेंगे. और अगर जमींदार किसी भी टाइम पीरियड के अंदर लैंड रिवेन्यू देने नहीं दे पाए तो उनका क्या होगा? फिर उस लैंड का ऑक्शन होगा, और उस लैंड का ऑक्शन होगा और वो जमीन जमींदार से ले ली जाएगी. और एक सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस हुआ. सनसेट लॉ का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख फिक्स है रिवेन्यू देने की, तो अगर 4 तारीख के सनसेट से पहले, शाम होने से पहले आपने रिवेन्यू नहीं दिया तो आपका जो लैंड है वो ऑक्शन के लिए चला जाएगा. और क्या चीज थी? अब स्टेट को टोटल कितना मिल रहा था? 10/11 ऑफ द रेंट ऑफ द जमींदार रिसीव्ड फ्रॉम द पीजेंट्री. और जिसमें से जमींदार के पास कितना बचा था? 1/11 गोइंग टू द जमींदार देमसेल्व्स. अब यहाँ पर जमींदार क्लास जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप कैसे हो गई? बिकॉज जिस भी साल अगर क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता तो अब उनको रिवेन्यू तो फिक्स देना है, तो जितना भी ऊपर का
जितना भी बेनिफिट उनको होता वो सब कौन रख लेते, जमींदार रख लेते। उनका भी फायदा, पीजेंट को फिर भी फायदा नहीं होता, बिकॉज पीजेंट से तो सब कुछ ले लेते थे जमींदार। लेकिन अगर रिवेन्यू फिक्स था, इस वजह से वो आगे फिर उतना पैसा नहीं भेजते थे, बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रिवेन्यू इनकम फिक्स थी। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बाद में लगा कि ये जो सेटलमेंट है उनके अपोज में जा रही है। अब नीड क्या थी इस सेटलमेंट की ब्रिटिश कंपनी को? कुछ पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए, बिकॉज आप अगर पॉलिटिक्स में हो, आप भी क्या करोगे कि आपकी लोकल लेवल के ऊपर भी आपके रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। अब इसलिए उन्होंने एक वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने इस सेटलमेंट को चूज किया। दूसरा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज उनके पास एक फिक्स्ड इनकम आना स्टार्ट हो गई थी हर मंथ, इसलिए क्या हो गया, उनकी फाइनेंशियल इनकम स्टेबल चल रही थी। क्रॉप कैसी भी हो रही थी उनको कोई मतलब नहीं था, बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी वहां पर मेंटेन थी। टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, बिकॉज फार्मर्स बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पीजेंट्स ज्यादा मेहनत करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज उनको पता है उनको रिवेन्यू देना है और साथ में हर इंसान को अपना भी काम चलाना होता था, तो वो मेहनत तो करेंगे ही। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ का आया? जमींदार के ऊपर इम्पैक्ट आया, बिकॉज अगर वो रिवेन्यू को टाइम पे नहीं करते थे तो उनकी लैंड का ऑक्शन होता था और लैंड बिक जाती थी। दूसरा इम्पैक्ट सबसे मेजर कहाँ पर आया? पीजेंट्स के ऊपर आया, बिकॉज अब वो लैंड के हिस्सेदार नहीं थे, अब वो लैंड के कल्टीवेटर्स नहीं थे, वो सिर्फ एक बेसिक टीनेंट्स कहलाते थे जो जमींदार के लिए और कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और उनके पास खुद के पास कुछ भी नहीं बचा था। बिकॉज चाहे वो प्रोडक्शन ज्यादा होता तो जमींदार को फायदा होता, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी नुकसान उनको हो रहा है। जमींदार का तो लैंड बिक जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि उनके पास 2 वक्त के खाने तक का भी सोर्स नहीं बचा था। तो मेजर इम्पैक्ट कहाँ पर आया? पीजेंट्स के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटलमेंट की। 1820 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुई रायतवारी सेटलमेंट, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? अलेक्जेंडर रिड एंड थॉमस मुनरो। अब इसके अंदर एक चेंजमेंट क्या आया कि इसके अंदर रिवेन्यू फिक्स नहीं था, हर 20 से 30 साल के अंदर रिवेन्यू जो है चेंज किया जाएगा। फिर भी 20 टू 30 ईयर्स का टाइम पीरियड भी बहुत हो जाता है। और इसके अंदर मेजर चेंजमेंट क्या था? जैसा कि सेटलमेंट का नाम है रायतवारी, इसके अंदर जमींदार क्लास को खत्म कर दिया गया। और रायत, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रायत वर्ड किसके लिए यूज होता है? रायत वर्ड यूज किया जाता है पीजेंट्स के लिए। इसके अंदर कंपनी और पीजेंट्स के डायरेक्ट रिलेशन बने और कंपनी ने डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ ही अपने रिलेशन बनाए और उन्हीं से डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट किया। एक चेंजमेंट ये था इस सेटलमेंट के अंदर। इसके अलावा बट फिर भी इस सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि अब पीजेंट्स को उनको टैक्स देना होता था। इस सेटलमेंट की भी ड्रॉबैक सबसे बड़ी ये थी कि अगर कभी फ्लड आ रहा है, कभी ड्रॉट आ रहा है, या कोई भी नेचुरल क्लेमिटी हिट कर रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी फार्मर्स को, पीजेंट्स को, रायट्स को रिवेन्यू तो देना ही पड़ेगा। इस केस में भी क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो और ज्यादा डेप्थ के अंदर फंसते चले गए और उनकी सिचुएशन खराब होती चली गई। अब एक चेंजमेंट और आया इस सेटलमेंट की वजह से, वो क्या कि पीजेंट्स हैं, अब क्रॉप फेलियर हो गया ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो फ्लड हो, चाहे कोई ड्रॉट हो, या फिर कोई और रीजन हो। अब उस केस में पीजेंट को देना है रिवेन्यू ब्रिटिशर्स को। तो पीजेंट्स क्या करते थे, गांव में ऐसा होता है ना कि जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो उनसे पैसा कलेक्ट करते थे, उनसे पैसा लेते थे और ब्रिटिशर्स को दे देते थे। इसकी वजह से उनके ऊपर डेप्थ बढ़ता जा रहा था और जो मनी लेंडर्स हैं उनको फायदा होता जा रहा था, बिकॉज वो हैवी इंटरेस्ट भी चार्ज करने लग गए थे और एक न्यू क्लास ऑफ मनी लेंडर्स भी उस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप होने लगी थी। यही इंपॉर्टेंट रीजन था जो आपके डेक्कन राइट्स हुए 1875 के अंदर, जिनको हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। वो वन ऑफ द रीजन उसका क्या था? रायतवारी सेटलमेंट ही उसका वन ऑफ द रीजन था। अब यहाँ से एक चीज और चेंज हुई कि पहले फार्मर्स कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे जो उनके फायदे की हों, जैसे चावल, गेहूं, वीट, राइस, इनको, बिकॉज उनको खुद का भी पेट भरना होता था। पर यहाँ से बिकॉज उनके ऊपर टैक्स प्रेशर बहुत ज्यादा था, वो उन क्रॉप्स को ग्रो करने लगे जिनकी मार्केट के अंदर अच्छे रेट्स लगे
और मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड हो, जैसे आपका जूट हो गया बंगाल साइड, आपका कॉटन हो गया, इन क्रॉप्स को जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनको वो ज्यादा प्रमोट करने लगे, जिसकी वजह से वो क्रॉप्स जो एक नॉर्मल फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, खाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया। उसकी वजह से भी फार्मर्स की सिचुएशन और खराब होगी, बिकॉज उनके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट सेटलमेंट आती है महलवारी सेटलमेंट, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1822 के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा वर्जन को मॉडिफाई किया गया, जमींदारी सिस्टम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। इसको कौन से एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया? गंगा वैली के अंदर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर और कुछ सेंट्रल इंडिया और पंजाब के पार्ट के अंदर। इस पॉलिसी को किसने किया था कंसेप्चुलाइज? हॉल्ट मैकेंजी इन 1819, और इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कब किया? 1822। इसको करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रह गई कि हमने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो बंगाल से स्टार्ट हुई, वहीं जो रायत वाली सेटलमेंट थी वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुई, और वहां से फिर दोबारा से आगे एक्सपेंड होते होते इंडिया का नियर अबाउट, इंडिया से आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया का नियरली 80% एरिया बाद में चलकर इस सेटलमेंट ने कवर किया। बैक टू महलवारी सिस्टम। अब इसके फीचर्स क्या थे? इसमें क्या था कि विलेजेस को कैसे डिनोट किया गया? एज अ महल वर्ड उनके लिए यूज किया गया, और जो महलवारी सिस्टम थी उसके अंदर लैंडलॉर्ड्स को क्या किया गया? लैंडलॉर्ड्स को इंक्लूड किया गया, जो जमींदार थे, उनके साथ हेड ऑफ फैमिली को भी इंट्रोड्यूस किया गया। जो एक फैमिली के हेड होते हैं उनको भी साथ में पेयर अप किया गया, और वो दोनों मिलकर अब लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस था तीनों सेटलमेंट, एक के अंदर पीजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट, एक के अंदर जमींदार के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक के अंदर जमींदार जो लैंडलॉर्ड से वो प्लस में हेड ऑफ द फैमिली, इन दोनों की मिलकर जिम्मेदारी होगी कि ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम को एक्सपेंड करें और रिवेन्यू प्रॉपरली ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम करें। इसके अंदर भी सेम रायतवारी सेटलमेंट वाला ही काम था कि हाँ, लैंड रिवेन्यू कब चेंज होगा? आफ्टर एवरी 20 to 30 ईयर्स के बाद पीरियोडिकली लैंड रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, और ये कंफर्म था कि हर 20-30 साल बाद जो है वो रिवेन्यू बढ़ाया ही जाएगा, कम करने के कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं थे। अब इसके भी सेम इम्पैक्ट्स थे, वही कि पीजेंट्स तो परेशान थे ही, साथ में और चीजें क्या थी? दैट द टैक्सेस वर सो हाई दैट द proprietorship of land used to pass into the hands of the merchants and money lenders from the village जमींदार्स। अब यहाँ पर भी वो सेम सिचुएशन में क्या हुई कि अब हेड ऑफ द फैमिली भी इन्वॉल्व थे। अब जमींदार्स का वो डोमिनेंस नहीं रहा था जो परमानेंट के टाइम पीरियड के अंदर था, जिसका फायदा किसने उठाया? मनी लेंडर्स ने। और अब जो विलेज थी, किसी भी विलेज के अंदर डोमिनेंट फॉर्म में कौन थे? मनी लेंडर्स। तो पहले जमींदार क्लास परेशान कर रही थी पीजेंट्स को, अब जमींदार तो कर ही रहे थे, साथ में जो मनी लेंडर्स थे वो भी, और कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो कर ही रही थी। तो हर चीज को मिलाकर मेन टारगेट सिर्फ कौन बन रहे थे? इंडिया के आम जनता, जो कॉमन पीपल थे, वो पीजेंट्स, टीजेंट्स या फिर रायट्स, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। मेनली वही सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे, और इन्हीं रीजंस की वजह से उस टाइम पीरियड के अंदर काफी पीजेंट मूवमेंट्स हुई, काफी ट्राइबल अपराइजिंग हुई, बिकॉज उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी। और लास्ट में जाकर आपका क्या हुआ? 1857 का रिवॉल्ट, जिनके अंदर पीजेंट्स ने भी बहुत ओपनली पार्टिसिपेट किया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज जो थी उनको इम्प्लीमेंट करने से, ब्रिटिशर्स ने उनको इम्प्लीमेंट किया, उससे क्या क्या चेंजेस आए, तीनों को कंबाइन करके पूछा है। तो अब यहाँ पर आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि आप अलग अलग किसी सेटलमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, नहीं, आप वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको कॉमनली बताना है कि तीनों सेटलमेंट जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने फॉलो की, उनसे अगर हम कंबाइनली देखें तो क्या इफेक्ट आया। पहला आया कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज अब पीजेंट को लैंड रिवेन्यू देना था उनको, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट किया जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है,
उन्होंने अपनी बेसिक नीड्स को साइड में रखा, ये साइड में रखा कि कॉमन पीपल की जरूरत क्या है। बिकॉज आप जूट के बिना काम चला सकते हो, बट क्या राइस और व्हीट के बिना काम चल सकता है? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन तो राइस और व्हीट ही खाती है, खाने के बिना काम नहीं चल सकता। बट जूट जो एक ऐसी क्रॉप है जिनसे हम अलग अलग चीजें ही बनाते हैं, उसके बिना काम चल सकता है। बट फिर भी फार्मर्स ने जूट को चूज किया बिकॉज वो उनको हेल्प ज्यादा कर रही थी, जूट की मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, और उससे फिर वो थोड़ा ही बहुत उनको इजी होता टैक्स रिवेन्यू को पे करना। तो इसलिए पहला चेंजमेंट आया कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड चेंजमेंट क्या है? सोशल इम्पैक्ट। अब पीजेंट्स इतने परेशान हो चुके थे टैक्स रिवेन्यू और इन्हीं चीजों के बीच क्या चीज थी जो छुप गई? वो थी क्लास का डिफरेंस। लोग कास्ट का डिफरेंशिएशन इस टाइम पर भूल गए थे, बिकॉज सारा ध्यान किस में था? टीनेंट्स थे, सब मिलकर काम कर रहे थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते थे, और जमींदार थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से डेवलप हुए। उस चक्कर में एक कास्ट डिफरेंस जो था वो कहीं ना कहीं विलेज के अंदर कम हो गया। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट जिस कंडीशन की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई वो चीज नेगेटिव थी। काफी सारे पीजेंट मूवमेंट्स हुए इस वजह से, बहुत माइनर और मेजर रिवॉल्ट्स हुए जो आगे जाकर रीजन बने किसका? 1857 के रिवॉल्ट का। फेमाइन की सिचुएशन आ गई, काफी जगहों पर काफी डेथ हुई, लोग भुखमरी की वजह से काफी ज्यादा मरे। स्पेसिफिकली अगर आप बंगाल साइड देखोगे तो उस साइड फेमाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा आई और काफी मेजरली पॉपुलेशन उससे इफेक्ट भी हुई और काफी लोगों की डेथ भी हुई। अब राइट्स ऑफ कल्टीवेटर्स की जहां तक बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर्स जो है वो अपनी जमीन की पूजा करते हैं, वो उसको बहुत दिल से, उनके हार्ट के सेंटिमेंट उनसे जुड़े होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ जो थी वो क्या हो गया था? सिर्फ एक बिजनेस बनकर हर चीज रह गई थी, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा था। ब्रिटिशर्स को सिर्फ पैसों से मतलब था, रिवेन्यू से मतलब था, और जो फार्मर्स थे वो सिर्फ उस चीज में लगे हुए थे कि बस उनको उनकी फैमिली चल सके, उनको 2 वक्त का खाना मिल सके, और कैसे ना कैसे करके वो जो रिवेन्यू की पेमेंट है उसको दे पाए। काफी डेप्थ में फार्मर्स आ चुके थे, प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं पर ज्यादा हो रही थी, कहीं पर कम हो रही थी, बट एक टाइम के बाद जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम हो गई। बिकॉज फार्मर जो थे वो, एक होता है ना कि आप कोई काम दिल से कर रहे हो या फिर आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो दोनों सिचुएशन में फर्क होता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मन से, खुद के मन से करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगी, आप बहुत जल्दी क्लियर करोगे। वहीं आपका मन नहीं है करने का और सिर्फ आप किसी प्रेशर में करोगे तो वो चीज उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। वो सेम सिचुएशन इस टाइम पीरियड के अंदर पीजेंट्स के साथ भी थी। So this is all about the land revenue policies of Britishers in India during the time period of आपके 16th and 17th century, नहीं सॉरी 18th and 19th century। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के अंदर। अब इसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। साथ में क्वेश्चन को रीड करते टाइम एक बात याद रखना कि ये क्वेश्चन तो लैंड से रिलेटेड है, बट इसके अंदर लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड इस क्वेश्चन के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज जो हमने टाइम पीरियड देखा इस टाइम पीरियड के अंदर हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देना। एक और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग was were associated with the introduction of रायतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन आपका आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2017 के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियो भी ढंग से सुनी होगी ना तो आप, और फिर आप अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन मिले तो आपको इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला। तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।